खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी। सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ सीधे बात आज शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी ख़बरों से आपको बाखबर करेंगे। उसके बाद मुल्क की सतह पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे, बैनुल-अक़वामी सतह की खबर भी आपको बताएंगे, और सबका ताल्लुक़ न सिर्फ मुल्क की सियासत के साथ होगा बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ किसी न किसी तरीके से आपको उन ख़बरों का ताल्लुक़ दिखेगा। और फिर दो पड़ावों के तहत ये ख़बरें आप तक लाएंगे, और तीसरे पड़ाव पर जब आएंगे 9:40 पर तो हस्बे वादा हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप और हम बात करेंगे, आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक। लेकिन चूँकि पहला पड़ाव शुरू हो गया है तो उससे पहले आपको हम ये बताते चले कि टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से अपना मोबाइल उठाइएगा। फेसबुक पर आप हमारी नशरियात को देख सकते हैं, आप ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आप न सिर्फ दुनिया की खबरें पढ़ सके, मुल्क की खबरों से बाखबर रह सके, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर छोटी बड़ी खबर पर आप अपनी आरा तहरीर वहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप बराबर साथ देंगे, सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे साथ रहेंगे और अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, और सबसे पहले आज बात करते हैं माजी की, और आपको बताते हैं कि आज का दिन माजी के अंदर क्या कुछ कह रहा है। यानी 18 दिसंबर को माजी के चंद अहम वाक़ात लेकर आसिफ रशीद आपके सामने। खुशामदीद कहते हैं आपको दिल्ली के स्टूडियो से। बराह रास्त हम आपके साथ हैं, 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा, और तय फॉर्मेट के मुताबिक आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से करेंगे, यानी माजी में आज का दिन जिसको आज हम याद कर रहे हैं। इस दिन वाक़यात क्या रहे हैं जो आज बताना बेहद ज़रूरी है। साल 1398 में आज ही के दिन तैमूर ने सुल्तान नुसरत शाह को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा किया आज ही के दिन। और दिसंबर की 18 तारीख जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक 1398 में जापान ने आज के दिन 1956 में अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की। विलियम बांडे ने आज के दिन चांद की पहली तस्वीर 1849 में दूरबीन से ली थी। साल 1849, तारीख 18 दिसंबर। इस्लामी तरक्याती बैंक आज ही के दिन 1973 में कायम हुआ था, 18 दिसंबर में, जब आप जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं। साल 2005 में आज ही के दिन कनाडा में खाना जंगी का आगाज हो गया था। इसके अलावा कौमी अजायब घर का इफ्तिताह नई दिल्ली के अंदर दारुल हुकूमत में साल 1960 में आज ही के दिन हुआ। इसके साथ साथ 1997 में आज ही के दिन भारत और अमेरिका के दरमियान वाशिंगटन में खलाई तहकीक में ताउन के लिए एक मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत आज तक पिछले 23 वर्षों से काम जारी है। साल 1969 इंग्लैंड में जब सजाए मौत हुआ करती थी, उसको बिलाखिर आज के दिन खत्म किया गया था 1949 में, और इसको इंग्लैंड के अंदर बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है, और सजाए मौत इंग्लैंड के अंदर नहीं दी जाती है। ये तो हिस्ट्री ऑफ द डे में थी खास बातें जो आप तक पहुंचाना जरूरी। आप प्रोग्राम का आगाज करेंगे, और आप सोशल मीडिया साइट्स पर भी हमें ज्वाइन कीजिएगा, साथ साथ अपनी बात रखिएगा। फेसबुक पर भी आप लाइव प्रोग्राम में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी बात इस प्रोग्राम तक पहुंच सके और आप उसको कोट भी कर सकें। आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से, और महकमा बिजली की सबसे पहले बात। चलिए जनाब, महकमा बिजली की बात करते हो तो महकमा बिजली के मुलाजमीन आज से गैर मुयन्ना अरसे की हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार के साथ कल रात देर गए मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, और उसके बाद चूँकि तय फॉर्मेट जो मुलाजमीन का था वो ये था कि रात 12 बजे से कैजुअल, डेली वेज और परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, लाइनमैन से लेकर इंजीनियर तक, वो सारे जनाब जाएंगे इंडेफिनिट स्ट्राइक पर। कोई रिपेयर वर्क नहीं होगा, कोई रेस्टोरेशन का काम नहीं होगा, और इस तरीके से रात 12 बजे से रियासत भर के अंदर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं बिजली महकमे के, वो गैर मुयन्ना अरसे के हड़ताल पर चले गए हैं। अब जब ये हड़ताल पर चले गए हैं तो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो प्राइवेटाइजेशन का मामला है। ग्रिड जो सरकार के एक बड़ा मंसूबा है कि निजकारी की जाए, प्राइवेटाइज किया जाए, वो प्राइवेटाइजेशन ना हो,
और उस दौरान जो सरकार ने वादे किए हैं मुलाजमीन के साथ, उन वादों को पूरा किया जाए। अब वो वादे पूरे नहीं हो रहे थे तो सरकार और मुलाजमीन के बीच रसाकशी बढ़ी है और 20,000 सरकारी मुलाजमीन जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं वो आज से जम्मू कश्मीर के अंदर हड़ताल पर जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के फैसले के खिलाफ एक बड़ी और हमगीर जद्दोजहद का आगाज आज से एम्प्लॉयज़ ने किया है और उनका मानना है कि सरकार के साथ कल जो मुज़ाकरात हुई थी, जिसमें सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर नीतीश्वर कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर जेके पीडीसीएल और उसके साथ साथ सीनियर ऑफिसर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट जो थे, उन्होंने जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कल बात की जम्मू के अंदर, और श्रीनगर से भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स ने ऑनलाइन जो है वो शिरकत की, ऑनलाइन मोड के ज़रिए से। लेकिन कोई भी ठोस जवाब ना आने की वजह से कल रात 12 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर अब एहतजाज शुरू हो गया है। तो आज से पेन डाउन भी है और स्ट्राइक कॉल दी है जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। सीधे चलेंगे जी हम श्रीनगर, जहां से मुंशी माजिद साहब जो चलिए कह रहे हैं कि जनाब राब्ता कट गया है, दोबारा उनके पास चलते हैं और क्या कुछ अब रात देर गए से अभी तक की सूरत हाल है ये बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन बिजली के अंदर होने जा रहा है, सरकार लगातार इस पर कदम बढ़ा रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको आगे लिया जा रहा है। और पिछले साल जब ये मामला तय हुआ था तो सरकार का मानना था कि एम्प्लॉयज़ के जायज़ मुतालबात और इनकी मांगों को तस्लीम किया जा रहा है और मरहलेवार तरीके से जो उस पर काम हो रहा है। लेकिन हज़ारों लोग जो डेली वेज है, जिन्होंने कई साल आज तक बीडीडी डिपार्टमेंट को दिए, उनके मुस्तकबिल पर तलवार लटक रही है। न सिर्फ उनके मुस्तकबिल पर तलवार लटक रही है बल्कि और जो मुलाजमीन है, कमोबेश 20,000 के करीब जो मुलाजमीन है, उन्होंने ये सारे मामला देखने के बाद जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी उसके बैनर तले आज से स्ट्राइक कॉल अपनी शुरू कर दी है। माजिद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुंशी माजिद साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। माजिद साहब, रात देर गए मीटिंग हुई थी सरकार और एम्प्लॉयज़ के बीच में। खबर यह है कि मीटिंग बेनतीजा निकली है, उसमें कोई मामला तय नहीं पाया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर आज से आप स्ट्राइक कॉल पर चले गए हैं। क्या गैर मुअय्यना अरसे का स्ट्राइक कॉल है या कल के बाद कोई और पेशरफ्त इसमें हो चुका है? मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि जो भी टॉक्स अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ की हुई है उसमें कोई नतीजा कोई भी इकदाम गवर्नमेंट ने नहीं किया है, जिसकी वजह से हम फोर्स हुए हैं कि हम स्ट्राइक पे चले जाए। मैं आपकी वसालत से पूरे पब्लिक से अपील कर रहा हूँ कि ये जो आज की स्ट्राइक हमारी है, हमारा सपोर्ट करे इसमें, क्योंकि ये लड़ाई जो हम आज लड़ रहे हैं ये सिर्फ पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये पूरे कश्मीर और जम्मू के लोगों के लिए है। क्योंकि जो भी हमारे एसेट्स यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट में क्रिएट हो रहे हैं, उन एसेट्स को एक प्लेट पे एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। इस लिहाज से मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा सपोर्ट करें। तो ये जो साल 2015 से हम देख रहे थे सरकार लगातार आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिशों में लगी थी और अब इसमें शिद्दत आई है, तो जब माजी में ये मामला सामने आया था तो क्या उस वक्त आपने सरकारों के साथ, जो मुंतखबा सरकारें थी, उनके साथ ये मामला नहीं तय पाया था कि जनाब अगर आप प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो हमारे जो जायज़ मुतालबात है और रियासत के हकूक़ का जो सवाल है उसके तहफ़्फ़ुज़ का क्या बनेगा? ये सवाल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2019 में पावर डिपार्टमेंट को एक कॉरपोरेशन बनाया गया। जब हमको कॉरपोरेशन बनाया गया उस टाइम हमारे साथ गवर्नमेंट ने यही वादे किए गए कि जो भी आपके सर्विस राइट्स, सर्विस बेनिफिट्स है, आपके सारे मफादात को बाज़ाब्ता उनकी तरफ गौर किया जाएगा और इन एनी केस जब भी आपको कॉरपोरेशन में डिप्यूट किया जाएगा वो आपके मफादात कहीं पे हिंडर नहीं होंगे। बट आज 2 साल के बाद भी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। इसीलिए हमारा ये खदशा, जबकि अब कॉरपोरेशन से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हमारा ये खदशा यकीन में बदल गया कि गवर्नमेंट अपने वादों पे खरी नहीं उतरी है और आगे भी खरी नहीं उतरेगी। We have been representing since past 2 years about our legitimate rights, but मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सीरियस नहीं है और हम मजबूर हो रहे हैं आज ये इकदाम करने के लिए।
खदशा क्या है जी, मतलब बड़ा खदशा क्या आपको, अगर प्राइवेटाइज ग्रिड्स किए जाएंगे, सर्विस लाइंस को प्राइवेटाइज किया जाए, तो खदशा क्या कि मुलाजमतें जो हैं वो ख़त्म होनी है और प्राइवेट सेक्टर में ये सारा हाथ में चला जाएगा, और जो मुराद सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो ख़त्म होने हैं, या जो हशर हमने CPP का देखा, CVPPL का देखा, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट का, वही हाल यहाँ पर भी होना है, और जो वहाँ हम अभी देख रहे हैं कि एक मोनोपोली चल रहा है, उसी हिसाब से फिर यहाँ पर भी होगा। देखिए, हमारे पास जैसे आपने अर्ज किया कि आपने बताया CVPPL की एग्जांपल दी, CVPPL में हम आज भी 50% के हकदार हैं, लेकिन 50% के हकदार होने के बावजूद हम वहां पे 1% से कम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जहां पे 281 पोस्टों में हमारे सिर्फ 8 बंदे काम कर रहे हैं CVPPL में। हमारे कितने इंजीनियर्स पिछले 5 साल से इंजीनियरिंग करके निकले, लेकिन हम देख रहे हैं पावर डिपार्टमेंट में एक भी रिक्रूटमेंट 2015 से नहीं हुई है। ये सारी प्रॉब्लम्स लोगों की है, ये सिर्फ पावर डिपार्टमेंट की नहीं है, एम्प्लॉयज की नहीं है। हम आज खड़े हुए हैं, ये सिर्फ पावर एम्प्लॉयज के लिए नहीं खड़े हुए, ये पूरे जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए खड़े हुए हैं, बिकॉज जो हमारा हक है, हमने देखा हुआ है माजी में भी हमारे साथ ये किया गया कि हमारा जो लेजिटिमेट हक है, हमारे जो एम्प्लॉय बेनिफिट है, उनको सेफगार्ड नहीं किया जा रहा है, और आज यही खदशा हमें बाइकॉट पे लाया है। मुंशी मजीद साहब, एक चीज़ और भी बताइएगा, चूंकि 20,000 जो मुलाजमीन हैं वो जब हड़ताल पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है सप्लाई में परेशानी भी होगी, डिपार्टमेंट का कामकाज काफ़ी मुतासिर भी होने वाला है। ऐसे में कोई ऑल्टरनेट आपकी तरफ से रखा गया है, चूँकि सरमा के दौरान ऑलरेडी परेशानी आवाम को बिजली के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रही है? मैंने इससे पहले भी आपके वसादत से ये अपील की थी कि जी, जहां कहीं पे भी कोई भी हॉस्टल का फीडर या हॉस्टल की कोई भी सप्लाई, उसको अफेक्ट नहीं किया जाएगा। हम कोई पावर बंद नहीं कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं सिस्टम के साथ, बट एक चीज है, अब अगर कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी खुद अपने आप से कोई भी टेक्निकल खराबी आती है, हम उसको ठीक नहीं करेंगे। इस वसादत से मैं एक और बार लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस लम्हे पे हमारा साथ दें। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर हम इन द बेटर गुड ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें ये एक घूंट पीना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बिजली के हवाले से बात हो रही थी, तो 20,000 के करीब मुलाजमीन जो आज हड़ताल पर जा रहे हैं, और 12 बजे के करीब, पहले रात का प्रोग्राम था लेकिन अब सुबह 12 बजे इसकी शुरुआत होने जा रही है। रात 12 बजे से ही शुरुआत हो गई है जी, रात 12 बजे से उनका स्ट्राइक कॉल जम्मू में भी शुरू हो गया, और सुबह से अब ये पेन डाउन पर भी है, और आज ये मामला जो है वो देखने को मिलेगा। 20,000 एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट पर है। तो एक तरफ से ये खबर आ रही है, और दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने भी कमर कस ली है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का मानना है कि सरमा के दौरान और माजी में, मुस्तकबिल में भी अब पावर किल्लत को कम किया जाएगा, क्योंकि JKPCL 200 मेगावाट सोलर पावर खरीदेगा। JKPCL जो है वो 200 मेगावाट सोलर पावर खरीदेगा, और इंतजामी काउंसिल ने 25 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है, यानी नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए अब सोलर पावर खरीदा जाएगा। 200 मेगावाट के हिसाब से ये पावर जो है वो खरीदने की बात रखी गई, और इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कई तजवीज़ें सामने थी, और उन तजवीज़ों में से एक तजवीज़ जो मंजूर की गई है वो ये थी कि 200 मेगावाट सोलर पावर खरीदा जाएगा, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर काउंसिल ने इसको मंजूरी दे दी है। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर जहां मौजूद रहे, वहीं पर चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो जिम्मेदार लोग काउंसिल के हैं, उन्होंने इस पर थ्रेड भी डिस्कशन करते हुए इस बात को मंजूरी दे दी है कि आने वाले 25 वर्षों के लिए ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। 2.52 रुपये किलोवाट फी घंटे, 2.52 रुपये यानी 2 पॉइंट यानी 2.5 रुपये के आसपास, आप समझ लीजिएगा
किलोवाट फी घंटे के हिसाब से ये बिजली खरीदी जाएगी, इसकी इजाजत दे दी गई है और अब फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ये पहला मौका नहीं होगा जब इस तरीके का बड़ा फैसला लिया गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि उमर अब्दुल्ला के टेन्योर में डिसीजन लिया गया, बाद में वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये बड़ा फैसला लिया कि 200 मेगावाट सोलर पावर जो है वो खरीदा जाएगा और इस सिलसिले में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCEI के जिम्मेदारों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर MOU जो है वो साइन किया जाएगा और एस्टिमेट कॉस्ट जो लगाया गया वो ₹2.52 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हवाले से जो वो होगा आइंदा 25 साल के लिए ये खरीदा जाएगा। पावर डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल अप्रूवल भी इस सिलसिले में जो है वो दे दी है और फाइनेंशियल अप्रूवल जो दे दी है वो 110.37 करोड़ रुपया सालाना जो है वो इस सिलसिले में अप्रूवल आ चुकी है। जी आसिफ। बिल्कुल, बात बिजली के हवाले से हो रही है तो इंतजामी काउंसिल के फैसलों की जहां तक बात है, एक और खबर आपको बताते हैं। पिछली बार जो इंतजामी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसके बाद 14 तारीख को बिलाखिर मुतलका हुकाम की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर उस फैसले का इतलाक करने के लिए बाकायदा जमीन पर काम शुरू हो गया है। और काम क्या हुआ है कि रिटायर्ड इंजीनियर्स को इस वक्त महकमा उन खाली असामियों में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लगा रहा है जो महकमा PDD के अंदर इस वक्त भी खाली पड़ी है। इन सारी चीज़ों के बीच में चाहे वो AEEs की यानी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की खाली असामियां हो या फिर वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर्स AEs के लिए हो या जूनियर इंजीनियर्स के लिए हो, वहां पर रिटायर्ड इंजीनियर्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान भी सवाल उठा रहे हैं और ऑलरेडी 50,000 प्लस जो इस वक्त ऐसे नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन उनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है। वो इस फैसले पर सवाल काफी ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, ये सवाल इसलिए भी आज और ये खबर हमने बैक टू बैक इसलिए भी ली क्योंकि एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट पर है, सरकार बाहर से बिजली खरीद रही है, ये एक पहलू है। लेकिन ये जो रिटायर इंजीनियरों की तकर्री का मामला है, इनकी दोबारा नौकरी देने का मामला, ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दीही तरक्की महकमे में जो हाथ में लिया गया है और उनका मानना है कि जनाब ये तो हम जो फैसला कर रहे हैं ये तो जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन है और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन को हमने अमली जामा पहनाया है और हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमने जी अपने तरक्याती मंसूबों को आगे चलाना है। लेट इट बी, एक साइड है। अब आप देखिए कि हमारी बेरोजगारी का ग्राफ कितना है जी, डबल डिजिट में है, मुल्क में सबसे अव्वल है, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर हम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है। पहले 3 रियासतों में हम आएंगे, पहले नंबर पर हम हैं जहां पर बेरोजगारी की शरह ज्यादा है। और कल ही हमने आपको बताया था इसी प्रोग्राम में कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरों की तादाद हमारे पास कितनी और हर साल कितने हजार लोग जो है वो इंजीनियरिंग करके आते हैं और उस पर सरकार का ये फैसला है कि हमने जी रोक लगा दी है क्योंकि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन और 10 तरह की परेशानियां हैं। इसलिए अब हम रिटायर एम्प्लॉय से काम लेंगे। यहां हमने 50,000 देने थे एक एम्प्लॉय को, यहां 30,000 में हम 2 एम्प्लॉय लगा के काम चलाना चाहते हैं। ये एक नया मंसूबा लिया गया। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो लोग पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने मुल्क भर के कॉलेज में जाकर अपना पसीना बहाया इस उम्मीद के साथ कि वो बाहर आएंगे और नौकरी रियासत के अंदर करेंगे, रियासत के बाहर अपनी खिदमत अंजाम देंगे, तो वो रियासत के बाहर तो आ सकते हैं लेकिन अपनी रियासत के अंदर वो नौकरी करे, उसके लिए तमाम तर दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्मनामे के तहत। और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जहां तक हम बात करें तो फिलहाल जो हमारे इब्तिदाई खबरें हैं, सूबा कश्मीर के अंदर कमोबेश 30 जूनियर इंजीनियरों की रीअपॉइंटमेंट का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो गया है, जिन्हें मुख्तलिफ ब्लॉकों के अंदर जो है वो तैनात कर दिया गया। यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर ही कह सकता है, ऊपर से ऑर्डर है तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। आसिफ ने आपको पहले ही कहा कि कमोबेश 50,000 वो एम्प्लॉय वो जनाब इंजीनियर्स है, ग्रेजुएट्स हैं जो बेरोजगार है हमारे एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, और उन्हें यह उम्मीद थी कि जनाब यहाँ चाहे RDD हो, चाहे PDD हो, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विंग्स हर जगह है, अपना रूरल अपना R&B है या दीगर डिपार्टमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं वहां पर रास्ते जो है वो खोले जाएंगे और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें अकोमोडेट किया गया। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की बातें कही गई, फिर उसको वॉशअप किया गया और वो बेरोजगार हो गए जी इन ए वन गो ऑफ द ऑर्डर। अब ये जो दूसरा सिलसिला चलाया गया है, इससे कमोबेश 50,000 नौजवान जो है इस वक्त ज़हनी कोफ्त का शिकार हो रहे हैं और सवाल यही पूछा जा रहा है इंतजामिया से कि सरकार अवाम के लिए काम करती है या अपनी सहूलियत के लिए काम करती है, क्योंकि इस वक्त सवाल नौजवानों का है और 50,000 नौजवान
अगर मुहतात अंदाजे के मुताबिक लिया जाए 50,000 नौजवानों को, जो इब्तिदाई फिगर्स आ रहे हैं, कमोबेश इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन एक कम से कम फिगर बताई गई कि 50,000 ऐसे नौजवान हैं जो इंजीनियरिंग है, उनकी सनदें हाथ में है, लेकिन मुलाजमत के लिए कोई दरवाज़ा उनके पास सरकारी नहीं है। अब गैर सरकारी इदारों में वो जाते तो हमारे पास गैर सरकारी इदारे है कितने जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। अब हर कोई क्या बैरून रियासत आ सकता है मुलाजमत के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर एक क्या फाइनेंशियल पोजीशन उतना मजबूत नहीं है कि वो आके 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना कहीं पर टिके, नौकरी की तलाश करे और नौकरी ले, और फिर घर की परेशानी और 10 तरह की परेशानियां भी हमने देखनी होगी। तो हर एक को एक ही जाविये से नहीं देखा जा सकता, इसलिए नौजवानों की आज एक बार फिर फरियाद जो है वो वजीर आजम से है, और वजीर दाखिला जो जम्मू कश्मीर की सियासत को देखते हैं, रियासत को देखते हैं, मानना है कि उनसे उन्होंने दरख्वास्त की है कि ज़रा बराह करम इस संजीदा मामले की ओर देखा जाए और बिना किसी सियासत के इस पर फैसला लिया जाए। तो बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा एक और बात करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि लद्दाख के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। बात आपको बताते हैं नीति आयोग की, क्योंकि माना जा रहा है कि नीति आयोग के मेंबरों ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की और सूबाई और जिलाई इंतजामिया की पीठ थपथपाई और कहा कि जनाब आसान तरीके से काम चल रहा है, और स्पेशली 2 साल के दौरान तरक्की के नए दरवाजे जम्मू कश्मीर के अंदर खोल दिए गए। अब आप सोच रहे हो कि जनाब परसों तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट्स बता रही थी कि यही खामियां हैं, तो आज ये कौन सी खबर है? जनाब खबर यही है, और यही महकमा इत्तलात की तरफ से जारी किया गया है प्रेस नोट। बिल्कुल, गुज़श्ता 2 वर्षों की जो कारकर्दगी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की है वो सराही गई है, उस पर पीठ थपथपाई गई है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की। और जहां तक बात कारकर्दगी की रही है, तो एक तरफ जहां कल ही हमने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी, बल्कि गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी जिसमें जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठे थे, लेकिन राजभवन के अंदर मुलाकात हुई है और नीति आयोग के रुकन हैं डॉक्टर VK सरस्वत, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुए हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो तरक्याती मसाइल हैं इस पर तबादला ख्याल तकरीबन 1 घंटे तक हुआ है। एक तो ये कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर अटल टिंकरिंग लेबॉर्ट्रीज के कयाम पर भी तफसीली गुफ्तगू दोनों के दरमियान हुई है, नताइज की निगरानी के लिए अफसरान की तादाद बढ़ाने पर बात हुई है, मुख्तलिफ मरकजी वजारतों के साथ यूटी के जो ज़ेर इल्तवा मसाइल हैं उस पर बात हुई है, सयाहत और दीगर महकमों के लेन देन की मुशीर फराहम करने के बारे में उन्हें आगाह भी किया गया है। और इस वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मंसूबे जम्मू कश्मीर में हाथ में लिए गए हैं वो तफसीली रिपोर्ट कल उन्हें पेश भी की गई है। मुख्तलिफ महकमों के चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी सेक्रेटरी के साथ अपनी मीटिंगों के बारे में भी आगाह किया गया, जहां मरकजी वजारतों के ज़ेरे एहतमाम चलाई जा रही कई जो स्कीमें हैं उन पर तबादला ख्याल इस 1 घंटे की मुलाकात के दौरान राजभवन में हुआ है। और नीति आयोग के रुकन ने डॉक्टर VK सरस्वत, उनने तालीमी मयार के अशारिया और सेहत के अशारिये में बेहतरी के सिलसिले में यूटी इंतजामिया की कोशिशों की तारीफ की है और पिछले 2 वर्षों के दौरान जो तब्दीली लाने की कोशिश हुई है उस कोशिश को उनकी जानिब से सराहा गया है। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह भी बताया गया कि GSDP के तहत अपने टैक्स रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से यूटी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। ये तफसीलात उनके सामने रखी गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर आज़म की सरबराही में जो नीति आयोग के तई इजहार तशक्कुर किया जिसने जम्मू कश्मीर की यूटी के हमगी तरक्की के लिए इक़दाम उठाए हैं। ये सारी चीज़ें मुलाकात के बाद सामने आई हैं और डॉक्टर VK सरस्वत इस 1 घंटे की मुलाकात के दौरान उन्होंने यूटी इंतज़ामिया से हर मदद का जहां यकीन दिलाया, हर शोबे में बेहतरी के लिए ताउन की भी 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आई है इसमें। तो नीति आयोग ने महकमा सयाहत जो मरकजी वजारत है उनसे कह दिया है कि वो 4 यूथ हॉस्टल जम्मू कश्मीर के अंदर बनाने के हवाले से पेशरफ्त करें। उसके साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कयाम श्रीनगर के अंदर किया जाए, वादी के अंदर किया जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स पोटेंशियल और स्पोर्ट्स एक्टिविटियों को बढ़ावा देने के हवाले से कल नीति आयोग ने अपनी हामी जो है वो भर दिया। तो ये दोनों चीजें जी आप मान लीजिए कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुई तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं। तीसरी बड़ी बात जो जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे के हवाले से बात कही गई है, उसे कहा गया कि ये जनाब इंतहाई अहम हाईवे है और इस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जो जिम्मेदारान हैं वो कंटिन्यूसली कंसल्टेशन का प्रोसेस जारी रखे और जितना जल्दी हो सके तो लैंड एलोकेशन और अलाइनमेंट का काम जो है वो जम्मू अखनूर सड़क पर मुकम्मल किया जाए ताकि इसे मजीद बेहतर बनाया जा सके, ताकि लोगों की आवाजाही और लोगों की आने
आने जाने में राहत मिल सके। तो ये तो थी बात जनाब नीति आयोग की, जो नए प्रोजेक्ट्स पर बात मान ली है और कुछ पुराने प्रोजेक्ट पर पीठ थपथपाई है। वहीं पर चीफ सेक्रेटरी ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो सामने रख दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यूनियन टेरिटरीज में अगर कहीं है तो वो इस सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी के अंदर है, क्योंकि यहां पर हर एक मामले का हिसाब डिजिटलाइज किया गया और डिजिटलाइज मामले के दौरान डिजिटल मामले के में एहतियात भी बरता जा रहा है और बहुत कम गुंजाइश होती है लैप्स या बहुत कम गुंजाइश गलती की रखी गई है। ये तो मामला था जनाब नीति आयोग का और रिपोर्ट का। बढ़ते हैं आगे, आपको जरा जम्मू कश्मीर बैंक का हाल अहवाल भी बताते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के बड़े दावे अपनी जगह, लेकिन सरहदी इलाके के अंदर जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो टीन के शड़ में चल रहा है। मामला टंगडार का है, जहां की अवाम ने आज एहतजाज किया है और एहतजाजन उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक इंतजामिया से टंगडार इलाके को नजरअंदाज करने की बात जो है वो सामने रखी है और कहा कि टंगडार इलाके में जो बैंक कायम किया गया है वो एक आरजी टीन के शड़ में है। न तो मुलाजमीन को पूरी तरह से सहूलियात मैसर है और ना ही उन लोगों के जो खातेदार वहां पर अपना खाता खोलने के लिए या अपना काम करने के लिए जाते हैं उन्हें किसी तरीके की राहत मिल रही है। बैंक के दावे अपनी जगह, लेकिन टंगडार आते आते बैंक की असल सूरत अवाम के सामने आ रही है। चलिए जी, अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, क्योंकि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर आपको याद होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेह और करगिल, और लेह की सियासत अलग, करगिल की सियासत अलग, लेकिन दोनों इकट्ठे हुए और ज्वाइंट मैकेनिज्म के तहत उन्होंने एहतजाज की कॉल दी और उस एहतजाज की कॉल का असर दिल्ली तक हुआ है। क्योंकि अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मरकजी हुकूमत हिल काउंसिल के आईन में तरमीम के लिए तैयार हो गई है। 6th शेड्यूल के हवाले से भी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गई है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इख्तियारात और रिक्रूटमेंट के मामलों पर भी नजरसानी होगी और बहुत जल्द मरकजी वजारत दाखिला ने जिस पैनल को तश्कील दिया था वो मुज़ाकरात के दरवाजे भी खोल देगा। एक दिन का एहतजाज हुआ, एहतजाज हमगीर था, कटिंग अक्रॉस द पार्टी, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइन, सबने इस एहतजाज में शिरकत की और शिद्दत एहतजाज की यह थी कि सुबह 5 बजे शुरू हुआ, रात 8 बजे भी नहीं खुला। छोटी सी आबादी इत्तेहाद का जबरदस्त मुजाहिरा किया और उसी इत्तेहाद के बीच मरकजी हुकूमत ने भी लद्दाख के साथ राब्ता करने का फैसला लिया। इसाक के पास सीधे लद्दाख चलेंगे। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हिल काउंसिल की को लेकर बड़ा डिसीजन होने जा रहा है, उसके कानून में तरमीम होगी, रिक्रूटमेंट की बातें हो रही है, 6th शेड्यूल की बातें हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि जनाब अब आने वाले दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर मज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। क्या मैं ये मानूं ये जो एक दिन की अलामती हड़ताल थी इसने दिल्ली तक अपना पैगाम पहुंचा दिया और दिल्ली जिस सर्द महरी का शिकार थी यहां पर गर्माहट देखने को मिल रही है? जी गौर साहब, आपको बताते थे जिस तरह से 13 तारीख को एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख बंद का कॉल दिया था और उसके बाद अब जो है जराये के हवाले से खबर जो है मिल रही है और खबरें आ रही है कि अब दिल्ली जो है लद्दाख के लिए जो राबिते में जिले हुआ था वो आगे बढ़ाने की कोशिश में है। आपको बताते थे जैसे आज जो खबर सामने आई है उसमें यही है कि हिल काउंसिल के जो एक्ट में अमेंड करके हिल काउंसिल की जो एम्पावरमेंट है, पावर है, हिल काउंसिल के पावर को बढ़ाया जाएगा और 6th शेड्यूल जैसा जो है डिसीजन जो है लद्दाख के हवाले से हिल काउंसिल के जरिए दिया जा सकता है। ये देखने वाली बात अहम होगी कि अब जो है लद्दाख को लेके जिस तरह से जरा के हवाले से जो खबर मिली है कि हिल काउंसिल और के अमेंडमेंट की बात की जा रही है और रिक्रूटमेंट के हवाले से जो पावर है LHDC को और LHDC एक्ट में तरमीम करके जो रिक्रूटमेंट के हवाले से जो पावर है वो भी बढ़ाने की बात जो है सामने आ रही है। अब जिस तरह से एक हाई पावर्ड कमेटी बनाना था दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को लद्दाख के साथ राबिता करने के लिए, अब देखने वाली बात है कि बताया भी जा रहा है कि जल्द से जल्द ये हाई पावर्ड कमेटी बन के लद्दाख के इश्यूज को लेकर और खासकर इस वक्त जो खबर आ रही है हिल काउंसिल की जो हिल काउंसिल के एक्ट में
अमेंडमेंट की बात और एम्पावरमेंट की बात आ रही है, और साथ ही साथ 6 शेड्यूल की जो बात आ रही है उसको लेकर तो हाई पावर्ड कमेटी का जब दिल्ली के साथ मुलाकात होगा उस वक्त किस तरह की बात रखी जाएगी, ये देखने वाली बात अहम होगी। जी इसहाक, फौरी तौर पर कोई पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर लद्दाख से आया है, दोनों अजला से? जी फिलहाल ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, और इसी के चलते अभी फिलहाल कोई पॉलिटिकल रिएक्शन, फौरी तौर पर पॉलिटिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और आज दिन भर हमारी नजर पूरी इस खबर पर बने रहेगी, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात करके हम इसके ऊपर ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो हाई पावर्ड कमेटी है उसके लिए क्या दिल्ली ने लद्दाख के जो बॉडीज है उनके साथ राबिता किया है कमेटी बनाने के लिए, या अभी जो कमेटी बनना है वो बाकी है। इस हवाले से हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक तमाम जानकारी के लिए, लद्दाख से हमारे साथ रहने के लिए। तो लद्दाख के लिए बड़ा ऐलान जल्द मुतवक्के है, और 13 तारीख का आपको याद होगा कि लद्दाख के अंदर दोनों अजला में बंद की कॉल दी गई थी और उस बंद का असर देखने को भी मिला है। और अब दिल्ली से सिर्फ 3 दिनों के वक्फे के बाद अब बाकायदा तैयारी कर ली गई है कि लद्दाख के अंदर सभी स्टेक होल्डर से बात की जाए और उनके मुतालबात को माना जाए। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, आप हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के उस पर बात जम्मू कश्मीर की मजीद करेंगे।